नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। जोड़ों का दर्द एक बड़ी समस्या है और बड़ी बात यह कि पहले एक उम्र के बाद ही जोड़ों का दर्द हुआ करता था। आज भी उम्र के साथ साथ जोड़ों का दर्द एक बड़ी समस्या है, लेकिन जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं इसमें कई बार थोड़ी कम उम्र में भी इस तरह की समस्याओं से हमको जूझना पड़ता है। अलार्म कई होते हैं, लेकिन कई बार नासमझी में हम जो देर करते हैं वो नुकसानदायक होती है। ज़्यादा उम्र के लोग शामिल होने के साथ कम उम्र में जॉइंट पेन, अगर आप इसका शिकार हैं तो आज का हेल्थ गुरु केवल आपके लिए है। ध्यान से आप इस हेल्थ गुरु को देखें, बहुत सारे आपकी शंकाओं का समाधान आज के कार्यक्रम में मिलेगा। शुरू करते हैं आज का हेल्थ गुरु। तो जॉइंट पेन एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और जॉइंट पेन को लेकर के सारी समस्याओं का समाधान आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर से डायरेक्टर डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जो कि ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। जाने माने ख्यात अपनी टीम के साथ में दशकों से सेवाएं प्रदान करें। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हेल्थ गुरु में। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में जॉइंट पेन बहुत ही कॉमन है। थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा चल फिर लें, एक्सर्शन ज़्यादा हो जाए, आज की लाइफस्टाइल जिस तरीके की है, हर बार किसी से भी आप पूछें कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत पेन तो है। लेकिन जॉइंट पेन जो एक प्रॉब्लम की तरह आगे बढ़ सकता है, उसकी मूल वजह आप क्या पाते हैं आज की तारीख में और किस एज में होता है? देखिए, जॉइंट पेन किसी भी एज में हो सकता है। जो कॉमन एक डायनेमिक्स है, जो एक ट्रेंड देखें तो बेसिकली ये स्टार्ट होता है आफ्टर 50 ईयर्स मेल फीमेल में थोड़ा अर्ली होता है, बिकॉज मीनोपाज से एक्सपोज होती हैं फीमेल, तो जोड़ों का घिसना या हड्डियों का कमज़ोर होना अर्ली फीमेल्स में देखना मिलता है। लेकिन आजकल ये आम समस्या इसलिए हो गई है कि थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ी है। यंग एज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ने से नी की इंजरी बहुत कॉमन है, इस कारण से जॉइंट की समस्या बढ़ गई। दूसरा जो कारण होता है अर्थराइटिस का। अर्थराइटिस की समस्या एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, लोग नेग्लेक्ट करते हैं। अर्ली एज में अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है, मल्टीपल जॉइंट्स में इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों तरफ के जोड़ में इन्वॉल्व हो रहा है, स्मॉल जॉइंट्स में अगर आपको पेन हो रहे हैं, सुबेरे उठते हैं तो आपको हड्डियों में जोड़ों में अकड़न महसूस होती है, तो ये बिल्कुल आप डॉक्टर से सलाह लें। एक अलार्मिंग साइन होता है जो कि एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गठियावात की समस्या हो सकती है। और हर कोई भी व्यक्ति, जैसे हर किसी को कैटरेक्ट होता है आंखों में, वैसे ही हर किसी को अर्थराइटिस की समस्या उम्र के साथ होनी ही है। अब जैसा बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, तो अलार्म के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि हम उम्र के पहले कहीं अपने जॉइंट्स को ज़्यादा तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे, उनको स्वस्थ कैसे रखें, जॉइंट्स को सेहतमंद रखने का कोई तरीका है जो हम शुरुआत से अपना सकते हैं? हर उम्र वर्ग के लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं। देखिए, बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ का रख रखाव, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो मैकेनिकल चीज़ हो चाहे हमारी बॉडी हो। तो बॉडी तो एक बायोलॉजी है, हर चीज़ एक जुड़ी हुई एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर हम समय रहते अर्ली एज से कुछ एक्सरसाइज चालू करें, एक्सरसाइज का ज़रूर मतलब ये नहीं होता कि हम जिम में जाएँ, जिम में ही एक्सरसाइज करें, घर में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में फ्लोर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो जब भी मोस्टली जो जोड़ों की समस्या होती है वो हिप जॉइंट में या नी जॉइंट, दो कॉमनेस जो सबसे बड़े लोड बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं उसमें समस्या ज़्यादातर होती है। अगर हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, टाइमली एक्सरसाइज करें, बस हफ्ते में हमको 5 दिन देना है एक्सरसाइज के लिए। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो जोड़ों के सिरे होते हैं इसमें एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है जो कि एक स्मूथ ग्लाइडिंग सरफेस प्रोवाइड करती है, और जो भी मूवमेंट होता है उस आर्टिकुलर कार्टिलेज के द्वारा ही होता है। अंदर एक फ्लूइड होता है, सानिबल फ्लूइड बोलते हैं, जो कॉमन आप लोग सुनते होंगे कि जोड़ों का जो फ्लूइड है वो सूख गया। तो उम्र के साथ यदि हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं या उम्र के साथ वो जो हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो डैमेज होने लगती है, जो फ्लूइड है उसके कंटेंट कम होने लगते हैं, जो उसका केमिकल कंपोजिशन है कहीं इम्बैलेंस हो जाता है, तो इस कारण जोड़ों की समस्या होने लगती है। और अगर कंटिन्यूस हम उसमें लोड दे रहे हैं, हमारे जॉइंट ऑलरेडी डैमेज है और उसमें कंटिन्यूस लोड दे रहे हैं, तो जोड़ों का जो डैमेज होना वो तीव्र गति से होता है। खासकर जैसे कि लोग जिम जाते हैं, ट्रेडमिल चल रहे हैं, अगर नी में पेन हो रहा है उसके बाद भी वो ट्रेडमिल में इंक्लाइन होकर वो ट्रेडमिल कर रहे हैं या फास्ट रन कर रहे हैं, तो बेसिक एडवाइस ये होती है कि आपको वॉक करना है, आराम से वॉक कीजिए, जितना घुटना परमिट कर रहा है उतना कीजिए। अगर लोड नहीं देना है तो बेस्ट एक्सरसाइज होता है साइकिलिंग कीजिए आप।
जैसे आपने बताया, क्या इसके स्टेजेस भी होते हैं डॉक्टर साहब, कि अलग अलग स्टेजेस में आपको पेन हो रहा है, या ऐसी अवस्था भी आ जाती है कि जब आपको, जैसे आपने अलार्म बताया, वैसे तो शुरुआत में ही जाएं, लेकिन जिसके बाद में आपका इलाज लंबा होगा या गंभीर अवस्था में मरीज पे पहुंच जाता है, क्या अवस्थाएं इसकी, स्टेजेस क्या ये स्टेजेस रेडियोलॉजिकल स्टेज एक्सरे के हिसाब से हम स्टेजिंग करते हैं, और स्टेज 1 to स्टेज 4 तक हम इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा। स्टेज और 1-2 जो है अर्ली स्टेज होती है, और अगर मरीज इस स्टेज में डॉक्टर के पास आता है तो बहुत आसानी से उसका इलाज हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे स्टेज 1 में आया तो हम सिंपल एक्सरसाइज बता सकते हैं, कुछ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे सकते हैं, जिससे कि वो उसका जो अंदर की सूजन है वो कम हो जाए। और अगर थोड़ा और लेट सेकंड 2 स्टेज में आया तो उस स्टेज में अगर कार्टिलेज का कहीं फोकल डैमेज हुआ है, थोड़ा सा अगर एक हिस्से में ही डैमेज है, तो एक नी प्रिजर्वेशन सर्जरीज भी होती हैं, तो उसके द्वारा हम जो कार्टिलेज है उसको फिर से रीग्रो कर देते हैं, कार्टिग्रो थेरेपी बोलते हैं। या मरीज के घुटने से जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है वहीं से कार्टिलेज निकालकर उसको जो डैमेज हिस्से में उसमें लगा देते हैं। तो इस प्रकार से मरीज का जो दर्द है और जो डैमेज की जो गति है वो रुक जाती है। लेकिन यही मरीज अगर इस सिम्टम को अवॉइड करता है, कंटिन्यूस उस स्टेज में चलते रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता, और जो चीज़ें डोंट्स हैं लाइक स्क्वाट करना, पालती मोड़ना, उकड़ू करना, ये हम अवॉइड करना कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में अगर पालती और उकड़ू कर रहा है मरीज स्टेज 2 के बाद, तो मैक्सिमम लोड आता है, मैक्सिमम शीयरिंग स्ट्रेस मिलते हैं, जिससे कि जॉइंट और तेजी से डैमेज होता है। तो अगर स्टेज 3 और स्टेज 4 में आता है, स्टेज 3 में भी आता है, तो एक अगेन नी प्रिजर्वेशन सर्जरी का हमारे पास ऑप्शन होता है। वो जब होता है जब सिंगल कंपार्टमेंट इन्वॉल्व हुआ है। नी में बेसिकली अगर आप इसको फोकस कर सकें, 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक मीडियल कंपार्टमेंट होता है, एक लैटरल कंपार्टमेंट होता है। अगर सिंगल कंपार्टमेंट में उसको डैमेज है तो हम हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी एक सर्जरी होती है, जिसमें कि हम नी की जो मैकेनिज्म है, जो डैमेज मैकेनिज्म जो अल्टर हो रही है, नी का मैकेनिकल एक्सेस अगर अल्टर हो रहा है तो हम एक सर्जरी करते हैं, बोन को एक प्रॉपर कैलकुलेटेड वे में काट के उसको फिर से रीअलाइन करके हम उसको मरीज को फिर से उस नी को लगभग 10 से 15 साल की एक्स्ट्रा आयु दे सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति आपके पास पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है कि वो शुरुआती दौर में इसको क्योर करा पाए। लेकिन जैसे आपने बताया, इन 4 स्टेजेस में 2 के बाद आपको थोड़ा सतर्क हो जाना पड़ेगा, या इसमें आपको एडवांस ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। आज की तारीख में बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएं, डर से वो ये कहते हैं अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो सीधा रिप्लेसमेंट की तरफ आपको धकेलते हैं। ये कितना सच है? रिप्लेसमेंट बड़ा अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं, और किस अवस्था में, किस स्टेज में आपको रिप्लेसमेंट के अलावा कोई विकल्प नहीं होता? क्या चारों के लिए रिप्लेसमेंट एक स्थायी समाधान है? देखिए, रिप्लेसमेंट डेफिनेटली एक ऑर्थोपेडिक्स में कहते हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज है। कुछ समय था जब बहुत एक लिमिटेड सेंटर में सर्जरीज होती थी, बड़े शहरों में होती थी, बट रायपुर में जैसे मैं ही लगभग 15-17 साल से तो मैं नी रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, और बहुत सारे सेंटर हो गए हैं जिसमें नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर मरीज को एक्चुअल ज़रूरत है तभी डॉक्टर आपको सलाह देगा कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। वो ज़रूरत जब पड़ती है, नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता जब पड़ती है जब आपके तीनों कंपार्टमेंट ख़राब हो गए हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 कंपार्टमेंट सामने के होते हैं, एक पैटेलोफेमोरल जॉइंट होता है जो कि आपके जो कटोरी होती है और उसके पीछे वाली हड्डी मिलकर एक पैटेलोफेमोरल जॉइंट बनाते हैं। तो आपके दोनों कंपार्टमेंट ख़राब हो गए, तीनों कंपार्टमेंट डैमेज हो गए हैं, या नी में विकृति आ गई। विकृति का मतलब है आपके घुटने चाहे अंदर की ओर मुड़ गए या बाहर की ओर मुड़ गए हैं, जिससे कि आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आपको जो एनर्जी लगनी चाहिए चलने में, नॉर्मल जो व्यक्ति चलता है, जो ऐसे अगर व्यक्ति जिसके के पैर मुड़े हुए हैं, उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, पेन बहुत होता है। मरीज अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, मतलब कि बाथरूम जाना है, कहीं पार्क जाना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ लाइफ एंजॉय करना है, मंदिर जाना है, वो ऐसे कार्य नहीं कर सकता, तो हम डेफिनेटली ही इज़ अ कैंडिडेट फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। मेरे बहुत सारे मरीज हैं जो कि व्हील चेयर में आए हैं या स्ट्रेचर में आए हैं, सर्जरी के सेम डे से वो चलना चालू कर देते हैं। तो मेरे ऐसे मरीज जो चल नहीं पा रहे हैं और जिनके लिए इंडिकेटेड सर्जरी है, उनके लिए शायद ये वरदान है। बहुत सारे मरीज हैं जो आज भी मुझे रेगुलर थैंक्स बोलते हैं, रेगुलर वो मुझे कम्युनिकेट करते हैं कि आपकी सलाह से हमने सर्जरी करा ली और हमारी लाइफ एकदम चेंज हो गई। तो बेसिकली सही सलाह मिलना, सही सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें डर और मिथ भी बहुत ज़्यादा है। एक सबसे बड़ा लोगों का डर होता है कि अगर हमने 50s में ये ऑपरेशन करा लिया, और जैसा आपने बताया कि 10 से 15 साल का एक्सटेंशन आपको एक मिल जाता है स्वस्थ
अपने नी को लेकर आगे चलने का। लोगों को डर रहता है कि इसके बाद के जीवन के लिए क्या हमको दोबारा से सर्जरी करानी पड़ेगी, फिर हमको इसी समस्या से जूझना पड़ेगा, क्या दोबारा करवाना प्रेफरेबल होता है? देखिए, सबसे पहले कि एक जो एज की बात करूं, मोस्टली अगर एज कोई इसमें वो नहीं है कि ऑब्स्टिकल है कि इस एज में सर्जरी करनी है। दो प्रकार की अर्थराइटिस होती है, एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड जो होती है वो जेनेटिकली इनहेरिटेड होती है, और जो पेशेंट होते हैं रिलेटिवली यंगर होते हैं, लगभग 20 साल यंगर देन द नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट, जिसको कोई नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके दोनों जोड़ नी रिप्लेस बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, आप चल नहीं पा रहे हैं और आप यंग एज में हैं, आप प्रोडक्टिव एज में, आप घर में बैठे हुए हैं, तो हमेशा ये प्रेफरेंस रहेगा कि यस यू डू सर्जरी। आप एटलीस्ट 15-20 साल जो आराम से आप जो पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, तो आप फिर से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और पटरी में आ सकती है आपकी लाइफ। लेकिन आपने कहा जैसे लोगों को मिथ है, बहुत सारे ऐसे फेलर हुए हैं, शायद उस समय नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अच्छे सेंटर में नहीं हुई हो, किसी स्किलफुल सर्जन ने इनएक्सपीरियंस सर्जन ने किया हो, क्योंकि डिपेंड करता है सक्सेस की सर्जन का एनुअल टर्नओवर कितना है। ये एक बहुत ही साइंटिफिक पेपर भी पब्लिश हुआ है। अगर सर्जन साल में मोर देन 100 सर्जरी परफॉर्म कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस एक रिच एक्सपीरियंस हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि इस मरीज को क्या डिमांड है। और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का बेसिक एक फंडामेंटल होता है कि हम जो जॉइंट लगा रहे हैं वैसी स्थिति में लगाएं जैसे कि हमने को ईश्वर ने प्रदान किया, या एनाटॉमिकल जैसे नॉर्मल नी जॉइंट होता है वैसे ही उसको रिप्लेस करें, तो उसकी लॉन्गेविटी भी बढ़ती है और पेशेंट को पेन भी नहीं होता। तो अभी लेटेस्ट एडवांसेस आ गए, जैसे मैं नी नेविगेशन से सर्जरी करता हूँ, कुछ रोबोटिक सर्जरीज भी आ गई हैं, बट स्टिल आई फील नेविगेशन इज मच बेटर देन रोबोटिक, क्योंकि नेविगेशन में मुझे बस आइडिया चाहिए कि मुझे कितना कट लेना है, कितना डिग्री का कट लेना है, बट रोबोट क्या होता है कि लास्ट स्टेज में उसको कट भी कर देता, बोन को कट, जो कि हम मैकेनिकली खुद से कर सकते हैं। तो लेटेस्ट एडवांसेस के कारण इस सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत हाई हो गया है। अब मैम मरीज को हम प्रॉमिस कर सकते हैं कि आपकी लाइफ जो है, नी की लाइफ जो है, नई लीक की 20 to 25 ईयर्स हम आपको प्रॉमिस करते हैं। आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है सर, और इतनी शानदार टीम के साथ में आप इन्हें परफॉर्म करते हैं। मैं तमाम दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको लगातार डॉक्टर साहब से बातचीत में इस हेल्थ गुरु के दरमियान हम एक नंबर फ्लैश करें, इन नंबर्स को आप ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि अगर आपके मन में खुद पर्सनलाइज कोई सवाल है, कोई शंका है, तो आप टीम से संपर्क कर सकते हैं, आप डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ताकि आप भी दर्द ना सहें और एक स्वस्थ जीवनचर्या जी पाएँ। डॉक्टर साहब, इतने लंबे एक्सपीरियंस में नी रिप्लेसमेंट आपने काफ़ी सारे किए हैं, कितना वक्त लगता है? क्या ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है? बहुत से ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनमें कुछ दूसरी क्रॉनिकल डिजीज़ हैं, क्या उनमें दिक्कत जाती हैं? जैसे शुगर पेशेंट्स में ऐसा कहा जाता है कि जब भी कभी आप सर्जरी कराएं तो बहुत एहतियात रखनी पड़ती है, लंबे समय तक शुरू से बाद में आपको दवाएं खानी पड़ती, इसमें कितनी सच्चाई? जी, डेफिनेटली मैंने जैसे एक शब्द इस्तेमाल किया था, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट। जी, सर्जरी के पहले हमको बहुत ही अच्छे से मरीज को हम इवेल्युएट करते हैं, उसको मेडिकली टेस्ट, पूरा कार्डियक फिटनेस, सारा चीज़ हम देखने के बाद डिसाइड करते हैं यस दिस पेशेंट इज फिट फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। हम दोनों ने भी एक साथ एक ही सिटिंग में भी सर्जरी करते हैं, लेकिन ऑल डिपेंड कि मरीज की फिटनेस पे डिपेंड करता है। तो अगर मरीज फिट है, शुगर इज नॉट अ मेजर क्राइटेरिया टू कट ऑफ। अगर शुगर, हमारे पास पूरी टीम होती है, हमारे डॉक्टर्स शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे आपने कहा कि दूसरी डिजीज में एक आती है कार्डियक इलनेस, दूसरा आता है किडनी का प्रॉब्लम, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर वो गठियावाद का मरीज है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मरीज है, जिसका मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे मरीज में मैं बहुत एहतियात बरतता हूँ, क्योंकि ऐसे मरीजों में इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं 5% ज़्यादा होते हैं नॉर्मल मरीज से, क्योंकि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है, जिसमें मरीज की नाक की नी जॉइंट या हिप जॉइंट खराब होते हैं, बल्कि सारे अंग अफेक्ट होते हैं। ऐसे मरीज की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, तो ऐसे मरीज में हम विशेष ध्यान रखते हैं कि इसे सारा पैरामीटर्स उसके सही हो, और ऑपरेशन के बाद जो प्रॉपर एंटीबायोटिक चलना चाहिए वो हम चलाते हैं। दूसरा, सर्जरी के हम वेरी सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे हम मरीज को चला देते हैं, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मरीज को हम बिस्तर में रख रहे हैं तो मरीज के पैरों में खून में थक्का जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको कि डीवीटी कहते हैं। तो डीवीटी से बचने के लिए तो बेस्ट तरीका होता है, कुछ दवाइयाँ तो देते ही हैं, उसके अलावा मरीज का अर्ली मोबिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
चलिए थोड़ा सा और इन सर्जरीज के बारे में डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे। बहुत सारे और मिथ हैं, डर हैं जो लोगों के जहन में बार बार उठते हैं। एक तो ऑपरेशन का नाम सुनकर डर लगता है, लेकिन आज की तारीख में इतना कॉमन हो चुका है और इतनी बहुतायत में हो रहा है, और हर डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आपको रिप्लेसमेंट की तरफ जाने से डरना नहीं चाहिए। तो क्या ऐसी शंकाएं हैं, क्या कौन से ऐसे मिथ हैं जिनको लेकर आप जी रहे हैं, उनका भी समाधान प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब साथ बने हुए हमारे साथ में आज डॉक्टर सुशील शर्मा जी को यहाँ स्टूडियो में देख रहे हैं, जिनके साथ हम नी रिप्लेसमेंट पर काफ़ी डिटेल में बातचीत करें। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ऑपरेशन कराना बहुत से मरीजों के लिए मुफीद है, सही है, और आप उनको सलाह देते हैं, तो किस किस तरह के इम्प्लांट होते हैं? जो अभी आप एक मॉडल लेकर आए हुए हैं, उस पर कुछ गोल्ड दिखाई पड़ रहा है, क्या इसी तरीके का बिल्कुल इम्प्लांट डाला जाता है? सबको यही डाला जाता है? कैसे आप डिसाइड करते हैं? कॉस्ट के बारे में लोगों का बड़ा रहता है कि अगर हम इसकी तरफ जाते हैं तो बहुत कॉस्टली ऑपरेशन पड़ता है। देखिए, जो इम्प्लांट्स बेसिकली जो होता है मेटल यूज़ होता है। कोई भी हम मेटल या इम्प्लांट यूज़ करते हैं, वो उसके कुछ रूल्स होते हैं। नॉन एलर्जेंट होना चाहिए, बॉडी में वो एलर्जी ना करे, वो इतना स्ट्रांग इनफ होना चाहिए कि बॉडी का वेट ले सके। जैसे कि ये गोल्ड आपको दिख रहा है, तो ये गोल्ड इम्प्लांट निकल क्रोमियम का एक अलॉय है। इट्स लुक लाइक गोल्ड, इज कॉल्ड गोल्ड नहीं बोलते हैं इसको। तो इसकी ये थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, बट स्ट्रॉन्ग मटेरियल होने के कारण इसकी लॉन्गेविटी ज़्यादा होती है। स्पेशली हम इसमें ऐसे मरीज में यूज़ करते हैं जिसमें जो कॉमन इम्प्लांट बनता है टाइटेनियम से बनता है और कोबाल्ट क्रोम से बनता है। दो अलग अलग वेराइटीज होती हैं। अगर उनसे कहीं एलर्जी है, मरीज एलर्जिक हिस्ट्री दे रहा है, जनरल एलर्जिक हिस्ट्री दे रहा है, तो हम एलर्जिक टेस्ट करते हैं। अगर वो निकल कोबाल्ट क्रोम से अगर एलर्जी मिलती है तो हम ये गोल्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो खर्चीला ऑपरेशन थोड़ा ज़रूर है। जैसे कि इम्प्लांट अभी NPPA में आने के कारण कॉस्ट और कम हुई है। तो ओवरऑल जो एक खर्चा ऑन एन एवरेज खर्चा आता है लगभग 1,30,000 से लेके 1,50,000 तक के उसकी पूरी कॉस्ट पेशेंट की हॉस्पिटल के एडमिशन से डिस्चार्ज तक होती है। बट मैं समझता हूँ कि ये इस खर्चे में अगर मरीज अपनी लाइफ में फिर से रिगेन कर ले, फिर से वो लाइफ को वापस एंजॉय करने लगे, पेन फ्री हो जाए लाइफ। क्योंकि देखिए, लंबे समय तक पेन रहेगा, वो मेडिसिन लेगा, मेडिसिन की कॉस्ट और उसके साइड इफेक्ट अगर हम उसको कैलकुलेट करें, उसको हम एक स्टैटिस्टिकली देखें, तो शायद इतना पैसा खर्च करना बहुत वाजिब है अपनी लाइफ को फिर से पटरी में लाने के लिए। डॉक्टर साहब, जनरली हमने देखा है कि लोगों को जब तक सीवियर पेन ना होने लगे, जब तक उनके काम अटकने ना लगें, रुकने लगें, तब तक लोग डॉक्टर का रुख नहीं करते हैं। हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए लगातार और एक टाइम इंटरवल के बाद में आपके पास जाना, चेकअप कराना कि कितना ज़रूरी है? आज की जिस तरह की लाइफस्टाइल है, इसमें रेगुलर चेकअप का ही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। ये डेफिनेटली एक जनरल हमारा मिथ होता है कि जब तक हम बीमार ना हो हम डॉक्टर के पास ना जाएं। बेसिकली हेल्थ इंटरवेंशन से जगह डिजीज इंटरवेंशन पे हम ध्यान देते हैं। इट्स कॉल्ड, आई ऑलवेज व्हेन आई टॉक टू हेल्थ टॉपिक, तो ऑलवेज से हमको डिजीज से नहीं हेल्थ इंटरवेंशन पे ध्यान देना चाहिए। हेल्थ इंटरवेंशन का मतलब होता है हम बीमार होने से पहले ही अगर डॉक्टर के पास जाएं या डॉक्टर के पास नहीं भी जाएं, अपना रेगुलर चेकअप कराएं, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तो हमको बीमार होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑफकोर्स कुछ बीमारी होती है जो जेनेटिकली ओरिएंटेड होती हैं, जो जिसमें हमारा बस नहीं है, लेकिन कुछ बीमारियाँ जो खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है, ओबेसिटी, वेट, वजन का बढ़ना, हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ये चीज़ें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि हड्डी की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, कुछ नहीं, एक दो टिप आपको बता रहा हूँ। बेसिकली आपका वजन कितना होना चाहिए, सबको ऐसा लगता है कि मेरा वजन कितना होना चाहिए। आपकी जो हाइट है इन सेंटीमीटर, उसमें आप 100 माइनस कर दीजिए। जैसे आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, उसमें 100 माइनस करेंगे तो आपकी जो आएगा 70 आएगा। तो आपका वजन लगभग उस रेंज में होना चाहिए, 70, 72, 73 उस रेंज में होना चाहिए। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि वजन ज़्यादा होगा आपका तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट के प्रॉब्लम, बोन के प्रॉब्लम, हड्डियों में एक्स्ट्रा लोडिंग के कारण जोड़ों का डैमेज होना, ये 100% होगा। और दूसरा, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं, हम तो रोज़ 5 किलोमीटर चलते हैं लेकिन हमारा वजन कम नहीं हो रहा। आप पार्क में टहलने, बात करके जब टहलेंगे तो कभी आपका वजन कभी कम नहीं होगा, क्योंकि वो बॉडी के लिए आप टहल रहे हैं तो नॉर्मल रूटीन हो जाएगा। तो जब भी आपको अपने हेल्थ, हार्ट की हेल्थ के लिए या वजन कम करने के लिए टहलना है, चलना है, तो एक बेसिक उसका भी एक छोटा सा कैलकुलेशन है। 220 हमारी मैक्सिमम हार्ट रेट होती है। जो आपकी एज है उसमें 220 माइनस कर दीजिए। जैसे आपकी 50 साल है, 220 माइनस 50 इज इक्वल टू 170। ये आपकी जो इस हार्ट रेट से 60% हार्ट रेट आप अटेन करेंगे जब एक्सरसाइज में, जब आप पैदल चल रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, तभी आपका वजन कम होगा। तो आपके मैक्सिमम जो 220 माइनस आपकी जो एज, उसका 60% मिनिमम आपको हार्ट रेट अटेन करना है। तो आजकल बहुत सारी स्मार्ट वॉच आ गई हैं। अगर लोग
बहुत सस्ते 1,500-2 हज़ार में आजकल स्मार्ट वॉच आने लगी है जो आपकी हार्ट रेट एटलीस्ट बता देती है, पल्स रेट बता देती है। तो ऐसी वॉच इस्तेमाल कीजिए, छोटा सा खर्चा कीजिए, रादर देन दवाइयों में छोटे से गरजत ले लीजिए, आप वॉक कीजिए, आपकी हार्ट रेट कैलकुलेट कीजिए। जब तक आपकी हार्ट रेट ना बढ़े, जब तक आपको पसीना ना आए, तब तक वो एक्सरसाइज व्यर्थ है। तो इस छोटी सी चीज़ का ध्यान रखें हम। और जब भी हम लोड देते हैं बॉडी का, अपना वजन का लोड अपने जोड़ों में, अपनी हड्डियों में देते हैं, तभी मजबूत होता है। एक कॉमन बॉडी का लॉ है, एक बायोलॉजी का लॉ है, एक मैकेनिज्म है। तो आप तेज चलिए, अपने वजन को थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, तो 100% आपकी बोन मजबूत रहेगी। दूसरा, खान पान का विशेष ध्यान रखिए। खान पान में आजकल जो हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ, जंक फूड इज़ वेरी वेरी डेंजरस। जो भी फ्राइड आइटम है उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अपनी डाइट में आपकी जो थाली रहेगी, हमेशा कोशिश कीजिए एक सतरंगी पूरी बने रहे, एक पूरा सारे कलर आपको थाली में दिखें, जिससे कि आपको सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन वो मिले, और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले। सब्जियों का भरपूर सेवन कीजिए। जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आप बिल्कुल खाइए, जो अंटिल आपको कोई डॉक्टर ने मना नहीं किया हो, जैसे कि डायबिटीज़ में किसी कारण से आपको मना किया गया हो। अदरवाइज आप सारी चीज़ों का सेवन कीजिए। जिम में आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट देने का बहुत एक चलन है, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जितनी भी प्रकार की डाइट होती हैं, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सब सिर्फ आंखों का धोखा है। आप नॉर्मल डाइट को बैलेंस तरीके से लेंगे तो आपको कोई भी डाइट एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रोटीन सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, आज की तारीख में बहुत से लोग मेडिकल स्टोर पर जाकर या अपने गूगल ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं कि इनसे हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और लंबे समय तक हम दर्द से राहत पा लेंगे। उनको आपकी सलाह क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है। कैल्शियम, आजकल लोगों का एक मिथ होती है कैल्शियम खा लूँगा मैं तो मेरी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि मैं एक टैबलेट कैल्शियम की खाया या 10 खा लूँगा तो मेरी हड्डियाँ और मजबूत हो जाएंगी। कैल्शियम, विटामिन डी या कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बॉडी में जब भी काम करते हैं जब उसकी कमी हो। अगर बॉडी में ऑलरेडी वो उसका सफिशिएंट लेवल है तो वो सब वेस्टेज है, पैसे का भी वेस्टेज है और आपके शरीर में कहीं ना कहीं वो नुकसान कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सब चीज़ में एक जो मुझे अभी समझ में आती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे इस एरिया में बहुत कॉमन है, हर जगह इंडिया में, ग्लोबली बहुत कॉमन है, क्योंकि हम तो हमारी बॉडी में बनता है लेकिन उस सन लाइट से हम एक्सपोज नहीं हो पाते, इसलिए विटामिन डी का एस्टिमेट कराइए। विटामिन डी का सप्लीमेंट आपको जरूर लीजिए, क्योंकि विटामिन डी अगर नहीं होगा, कम होगा, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा और आपकी हड्डियों में भुरभुरापन जल्दी आ जाएगा। चलिए, तो आपने ध्यान से डॉक्टर साहब की बातें सुनी होंगी। डॉक्टर साहब ने 1 से 10 तक सारे वो पॉइंट्स आपको बता दिए हैं जिनका ख्याल अगर आप रख लें तो आप अपनी हड्डियों को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके अलार्म को पहचान सकते हैं, और अगर पहचान लिया है फौरन डॉक्टर का रुख करें, और डॉक्टर का रुख आपने कर लिया है और सही टीम तक आप पहुंच गए तो आपको आपके दर्द से निजात अवश्य मिलेगी और आप एक स्वस्थ हड्डियों के साथ स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका। लगातार सवालों के जो हम सामना करते हैं, शंकाओं का सामना करते हैं, उनका समाधान आपने प्रदान किया। थैंक यू सो मच सर। तो आज के हेल्थ गुरु में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी सेहत से जुड़ी किसी और समस्या और उसके समाधान के साथ। नमस्कार।